नमस्कार। फ्रांस तैयारी कर रहा है वर्ल्ड वॉर थ्री की, क्योंकि 15 मार्च को फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन अगर रशिया का कोई भी सोल्जर यूक्रेन में गया तो वो उसे मार देंगे। तभी रशिया उसके रिप्लाई में कहता है कि अगर एक भी सोल्जर फ्रांस का यूक्रेन में आया तो बस फ्रांस में वापस लाशें ही जाएंगी। उसका पहले बजट था 320 बिलियन US डॉलर। अब उसका बजट हो चुका है 447 मिलियन US डॉलर। उसने पूरी ग्रोथ करी है अपने मिलिट्री बजट में 40% की। ये फ्रांस की आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रकम है। दोस्तों, रशिया एक और बात कहता है कि फ्रांस का वही हाल होगा जो नेपोलियन आर्मी के साथ हुआ था। आखिर क्यों फ्रांस वर्ल्ड वॉर थ्री करना चाहता है, और मैं इसको क्यों वर्ल्ड वॉर थ्री कह रहा हूँ? क्यों आप सोच रहे होंगे कि ये दो देशों की बात है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर कितने सालों से हुआ है, लेकिन हमको कोई उसका मेन रीजन या हल मिला नहीं है। लेकिन फ्रांस इसको वर्ल्ड वॉर थ्री क्यों कह रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले हम समझते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर थ्री कैसे हो सकता, क्योंकि फ्रांस एक नेटो मेंबर है और नेटो मेंबर की पॉलिसी है कि अगर कोई नेटो मेंबर किसी भी वॉर में जाता है तो सारे के सारे नेटो मेंबर को भी उस वॉर में जाना पड़ेगा, चाहे वो वॉर उनके लिए है नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी है नेटो की। और एक और बात, आपने सोचा होगा कि इसके ऊपर इंडिया का क्या असर पड़ेगा। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो सकता है कि रशिया उसका बहुत अच्छा दोस्त है, ये आप जानते ही होंगे, लेकिन फ्रांस भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और ये तीनों देश इंडिया के एलाइज हैं। ये तीनों देश रशिया, फ्रांस और इंडिया इंडिया के एलाइज हैं, रशिया और फ्रांस। अगर ये होता है तो इंडिया पड़ जाता है धर्म संकट में। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि फ्रांस ने एक बार यूक्रेन वॉर को रोकने की भी बात करी, लेकिन फ्रांस अब वापस इसी वॉर में क्यों कूद रहा है? क्योंकि ये वॉर यूक्रेन वॉर नहीं है, ये हो रही है अफ्रीका के लिए। और फ्रांस ने एक और बात कही थी कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराता है तो फ्रांस कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये पूरी वॉर हो रही है अफ्रीका के लिए, क्योंकि अफ्रीका 1860 से लेके 1960 तक फ्रांस के कंट्रोल में रहा है। और फ्रांस जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पर राज किया था, उससे फ्रांस इस पे राज कर रहा है। लेकिन उनको आजादी मिली थी 1960 में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए। असली में तो उस पर अभी भी रूल फ्रांस ही कर रहा है। अफ्रीका के 14 कंट्रीज पर राज करता है, उस टाइप का राज नहीं है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक बार सोच के देखिए कि इंडिया तो हमारा है ही, लेकिन इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर इंडिया के जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, वो ब्रिटेन में हो। ऐसा ही हो रहा है इनके साथ। और एक और बात सोच के देखिए कि इंडिया के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन में होता तो ऐसा हो रहा है ये 14 कंट्रीज के साथ। सबका पैसा अगर इनको खुद लेना होता है तो उनको फ्रांस लोन के रूप में देता है, और उनको वापस उस पैसे को जमा भी करना पड़ता है। और इन 14 कंट्रीज में से एक कंट्री में एक डिक्टेटर भी हुआ है। लेकिन आपने सोचा होगा कि फ्रांस इन पे कैसे राज कर रहा है, बल्कि फ्रांस ने तो इनको फ्रीडम भी दे दी है, लेकिन फ्रांस ने इनको आजादी भी दे दी है। लेकिन जब फ्रांस इनको आजादी दे रहा था उस टाइम पे फ्रांस ने इनसे ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाए जैसे कि इन 14 कंट्रीज का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है और जितना भी होगा ये जाएगा फ्रांस के अंदर में, और जितना भी उनके पास डिजास्टर होंगे वो आएगा उन्हीं कंट्रीज को, उनको खुद पैसे लेने पड़ेंगे होता है। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई माइनों में से कोई प्रॉफिट होता है तो ये जाने वाला है फ्रांस को, यानी कि पूरा का पूरा फ्रांस ने गेम भी पलट दिया है। और इन सब की इकोनॉमी, मिलिट्री, रिसोर्सेस और गवर्नमेंट है अंडर फ्रांस के कंट्रोल में। आपने स्क्रीन पे देखा ही होगा इन 4 कंट्रीज का नाम। इसमें करेंसी चलती है, वो चलती है CFA। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के पैसे स्टार्टिंग में चलाए थे, उससे ही अभी ये देश अभी भी चलाते हैं, बल्कि इनको तो पूरे 60 साल होने वाले हैं। फ्रांस ने इनको इतना भी राइट नहीं दिया है कि उनका खुद का फंडामेंटल राइट्स भी ले सकें। और ये जितना भी सामान जा रहा है ये फ्रांस के लिए एक ट्रेजर के जैसे है, यानी एक खजाने के जैसे है।
फ्रांस की इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत ज्यादा ऊपर जाती जा रही है और ये देश पूरे के पूरे डे जीरो पे आ चुके हैं। डे जीरो यानी पूरे के पूरे कंगाल, जिस टाइप से आज पाकिस्तान है। और एक और बात, फ्रांस इससे 86,000 करोड़ कमाता है। अगर ये देश की सप्लाई फ्रांस कर जाती है तो पूरा फ्रांस एकदम ठप पड़ जाएगा। तभी एंट्री होती है इस गेम में रशिया की। वो इसमें लागू करती है एंटी फ्रेंच वेव, और ये वेव इतनी पावरफुल होती है कि ये जुंता गवर्नमेंट को भी टक्कर देने के लायक हो चुकी थी। जुंता गवर्नमेंट इन कंट्रीज की गवर्नमेंट को रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप आता है इस पे और इन कंट्री को 7 कंट्री में डिवाइड कर देता है। 7 कंट्री अभी भी फ्रांस के साथ होना चाहती थी और 7 कंट्री अभी भी रशिया के साथ होना चाहती है। और रशिया इनको, एक और बात बता दूं मैं आपको, रशिया इन फ्रांस से डबल प्रॉफिट कमा रहा है। और रशिया अभी तक फ्रांस वर्जिन रेडवुड को स्मगल नहीं कर पाया है कि लाल चंदन की लकड़ी को स्मगल किया जाता है, वैसे ही इस वर्जिन रेडवुड को भी स्मगल किया जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 फीट वर्जिन रेडवुड की कीमत होती है करीब करीब 3 लाख के आसपास, सोने से भी महंगी है। उसको रशिया स्मगल करता है और दोनों प्रॉफिट कमा रहा है रशिया फ्रांस से। लेकिन तब भी अफ्रीका के लोग फ्रांस को पैसे देने के बजाय रशिया को पैसा देना चाहते हैं। और अभी इस टाइम पे फ्रांस को कोई सी भी अफ्रीकन कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही है। और जैसे इस गेम में रशिया आया तो फ्रांस का पूरा काया पलट हो। ही एंटी फ्रेंच वेव अफ्रीका के 14 कंट्रीज में लागू हुई। फ्रांस अब इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो रशिया से वॉर कर पाए। मेरे ख्याल से तो ये वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा और इसमें इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। धन्यवाद।